हाँ, तो हम लोग बात शुरू करते हैं। यस सर। हाँ, दरअसल मेरा मकसद ये है कि कोरोना वायरस को लेकर के एक तो लोगों में डर बहुत ज़्यादा है यस सर। और कुछ इंतजामात ऐसे भी किए जा रहे हैं जिससे लोगों का डर बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। तो इसी के इर्द-गिर्द हम लोग बातचीत करेंगे। यस। आपके साथ डॉक्टर पांडे भी हैं, आप देख रहे होंगे। हाँ हाँ। हाँ, हाँ। अच्छा नमस्कार। डॉक्टर पांडे, जी ये सर। जो नई बीमारी आई हुई है और इसको मतलब एक पैंडेमिक घोषित भी कर दिया है डब्ल्यूएचओ ने, और इसने पूरी दुनिया को, खास करके बड़े-बड़े देशों को जिनके पास बहुत सारे स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, रही हैं, और वो दावा भी करते रहे हैं कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य से किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये एक्चुअली बीमारी एक्चुअली क्या है, ये जरा हम जानना चाहते हैं। ये एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जो कि एक वायरस के द्वारा होता है। इस वायरस का नाम सार्स कोरोना वायरस 2 है और डब्ल्यूएचओ ने 11 मार्च को इसको पेंडेमिक घोषित कर दिया गया। और इसका क्लासिफिकेशन, इसका जो नामकरण है, ये इंटरनेशनल कमिटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस ने 11 फरवरी को इसका नाम रखा सार्स कोवी 2। अगर हम बात करें जेनेटिकली, तो अगर आपको याद होगा 2002 में एक बार सार्स का इन्फेक्शन हुआ था। तो 2002 में जो पेंडेमिक आई थी सार्स की, ये उससे जेनेटिकली रिलेटेड वायरस है और अब इसका आउटब्रेक हुआ है। इस आउटब्रेक की शुरुआत हुई है दिसंबर में, चाइना में ह्यूबी प्रोविंस है वहां पे। तो वहां से ये स्टार्ट हुई और वहां के बाद ये धीरे धीरे करते करते पूरे विश्व में फैल गई और लगभग इस समय तो इसने सारे ही देशों को इसने अफेक्ट कर रखा है। बेसिकली ये एक वायरल इन्फेक्शन है, सिंगल स्ट्रैंडेड इसमें आरएनए वायरस है जो कि इन्फेक्ट करता है और हमारी जो रेस्पिरेटरी जो ऑपरेटर्स है, लंग्स हैं, उनको अफेक्ट करता है। और ये केसेस इसमें जैसे 2002 में 2003 में जो वायरस का प्रकोप आया था, उससे ये क्या फर्क है और क्यों खतरनाक है? खतरनाक ये इसलिए भी है क्योंकि जो सार्स उस समय हुआ था, फिर समय के साथ उसके लिए इम्यूनिटी बॉडी में आ गई, फिर हमने उसके लिए कुछ दवाइयां स्टार्ट कर दी। ये जेनेटिकली रिलेटेड तो है, लेकिन उसका एक म्यूटाजेनिक फॉर्म है। अभी ये एकदम नया वायरस है, तो जो पूरी पॉपुलेशन है उसके अंदर कोई इम्यूनिटी नहीं है। जैसे अगर कोई भी इन्फेक्शन किसी कम्युनिटी को अफेक्ट कर रहा है, तो उस कम्युनिटी में या उस हर्ड में एक तरह की इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। इम्यूनिटी का मतलब प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि उस इन्फेक्शन से लड़ने की पावर उस पूरी कम्युनिटी में आ जाती है। ये एक नया वायरस है, अभी पॉपुलेशन इससे इम्यूनाइज नहीं है, तो इस वजह से इसमें मॉर्टेलिटी यानी इसकी मारक क्षमता जो है वो ज्यादा है। देखिए, अभी कुछ दिनों पहले तक अगर हम देखें तो नई सेंचुरी में जनरली बातें हो रही थी पौष्टिक खाना खाने की, एक्सरसाइज की, मेडिटेशन की, योगा की और सप्लीमेंट्स वगैरह की बातें हो रही थी। मतलब और आयु को बढ़ाने के लिए, यानी कि दीर्घायु होने के लिए काम हो रहे थे, है ना? लेकिन ये वायरस एक्चुअली जो है, ये फिर आया कहां से, और कि जिसने हम सबको हिला करके रख दिया है? वायरस का मेन ओरिजिन कहां से हुआ है? ये वायरस अभी तक जितना जो भी हमारे पास डाटा या जो भी स्टडीज जो आई हैं, ये हमें शो करती हैं कि बेसिकली इस वायरस का रिजर्वायर, यानी कि जहाँ पे वायरस रहता है, ये बैट्स के अंदर पाया जाता था। एक स्पेसिफिक प्रजाति है बैट्स की, उनमें। फिर जब ये ह्यूमन पॉपुलेशन में एंटर किया, तो इसलिए इसने हिलाया क्योंकि एक ये नया वायरस था, तो हम पूरी कम्युनिटी में इसके खिलाफ कोई इम्यूनिटी नहीं थी। दूसरी बात की, जैसे अभी हम ना इसकी कोई वैक्सीन बना सके, ना इससे लड़ने के लिए हमारे पास कोई कारगर दवाइयां हैं। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात की, इसका ट्रांसमिशन रेट बहुत ज्यादा है। यानी कि ये जो वायरस है, ये बहुत सिंपल तरीके से, जैसे छींकने या खांसने से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू फैल रहा है। सर्फेसेस पे रहता है, तो सर्फेसेस पे जो सर्फेस को टच कर रहा है या जो उस पेशेंट को टच कर रहा है, उनमें फैल रहा है।
कहते हैं कि एक स्टडी के अनुसार कि कितनी क्षमता है इस वायरस में कि अगर एक आदमी को वायरस से इन्फेक्शन है तो कितने लोगों को अफेक्ट कर सकता है। करीब करीब 4 लोगों को ये अफेक्ट कर सकता है, 1.5 से 4 है, तो यानी एक आदमी 4 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। दूसरा, अगर जैसे हम कंपेयर करें, बात करें एड्स की, एड्स 1980 में जब आया तो उस समय उसकी मारक क्षमता काफी ज्यादा थी, इसलिए क्योंकि उसके खिलाफ कोई दवाइयां या वैक्सीन कुछ था नहीं। वैक्सीन तो हम नहीं बना सके, लेकिन फिर हमने बहुत सारी दवाइयां बनाई, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी बनाई गई। तो आज की डेट में अगर हम बात करें तो हर डेवलपिंग और डेवलप वर्ल्ड में सभी के पास सब जगह पे एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी अवेलेबल है। तो इसकी वजह से जो एड्स की मारक क्षमता है वो कम हो गई। दूसरा कि जो उसका जो ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन जब तक ये बॉडी फ्लूइड या बॉडी सिक्रीशंस के थ्रू कांटेक्ट में पेशेंट नहीं आ रहा है तब तक उसका ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। लेकिन इस वायरस के बारे में एक तो कोई दवा नहीं है, तो इसलिए इसकी मारक क्षमता ज्यादा है। दूसरा, इसका ट्रांसमिशन रेट ज्यादा है। तो इस वजह से मतलब जो पूरी पॉपुलेशन है अभी एट प्रेजेंट ये एट स्टेक। अच्छा, ये जो आपको याद होगा, आपने पढ़ा भी होगा, जो स्पेनिश फ्लू हुआ था बहुत पहले, और उसके बाद से एक जमाने में प्लेग एक महामारी के तौर पर फैला था बुरी तरह, और जो सार्स 2 जो फैला, हालांकि उससे उतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसमें भी हजारों लोग चपेट में आ गए थे। तो क्या ये कहा जा सकता है कि वायरस और इंसान का कोई दुश्मनी है इन दोनों के बीच में? देखिए सर, इसमें तो जैसे कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो कि अपने नेचुरल हैबिटेट में यानी एनिमल्स के अंदर रह रहे हैं, तो उनके लिए वो नुकसानदेह नहीं है। लेकिन जब इनका ह्यूमन कांटेक्ट होता है, जब ये ह्यूमन के अंदर आते हैं, तो उनके लिए ये डिसीज कॉज करते हैं। अब जितना भी एडवांसमेंट के नाम पे एक्टिविटीज हो रही हैं, यानी जंगलों का कटान हो रहा है और हम ज्यादा डीप अंदर जितना जाते जा रहे हैं एडवांसमेंट के नाम पे, या प्रकृति का जितना हम दोहन कर रहे हैं, तो इससे हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अब अगर हम बात करें कि हाँ एडवांसमेंट हो गई है, हमारे पास एसेट्स बहुत सारे हो गए हैं, लेकिन फिर भी इसके लिए चीजें कैसे नहीं हो रही, तो उसके बहुत सारे इश्यूज हैं। इश्यूज जैसे कि अगर हम मान लीजिए कि इसकी वैक्सीन भी बनाना चाहते हैं, तो एक तो वैक्सीन में टाइम बहुत ज्यादा लगना है। दूसरा, जो फंड्स हैं, एक एस्टिमेट है कि करीब $2 बिलियन टोटल कॉस्ट लगेगा अगर हम इसकी वैक्सीन बनाते हैं। तो वो फंड कहाँ से आएंगे, कौन देगा, क्योंकि सिस्टम प्राइवेट है, सबको अपना अपना पैसा प्यारा है। दूसरा, जैसे जो भी वैक्सीन अगर हम बना लेते हैं तो उसका बंटवारा कैसे होगा? अगर किसी एक देश ने बना ली है तो वो बाकी दूसरी जगह पे वो दूसरे देशों को कैसे देंगे? जब H1N1 वैक्सीन सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने बनाई थी 2008 में। अब वैक्सीन बनाने के बाद उसने ये दूसरी जगह पे दी ही नहीं, पहले उसका निर्यात नहीं किया, उसको पहले अपने देश में यूज किया, फिर बाद में जाके उसको निर्यात किया गया। तो उसका कॉस्ट कैसे तय होगा, जो गरीब देश हैं उनके पास कैसे पहुंचेंगी? तो ऐसे बहुत सारे सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं इसमें, तो इस वजह से हम इसको प्रॉपरली टैकल नहीं कर पा रहे। डॉक्टर हरिमोहन जी सर, आप भी चिकित्सा विशेषज्ञ हैं और आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं एक बड़े। मैं जरा आपसे जानना चाह रहा था, थोड़ा मतलब कार्डियो से अलग थोड़ा सा, कि जैसे ये कहा जा रहा है कि एक खास प्रजाति के चमगादड़ से ये वायरस आया है, तो हरिमोहन जी, जैसे कि आमतौर पर ये देखा गया है कि चमगादड़ों से हमारा कोई संपर्क ज्यादा होता नहीं है। यस सर। चाइना वगैरह में सुना है, मैंने देखा तो नहीं है कि चाइना में चमगादड़ वगैरह खाते हैं लोग जी। तो ये क्या चमगादड़ों को खाने से ये फैला, या ये ऑटोमेटिकली चमगादड़ जो उनसे आदमियों में ट्रांसमिट हुआ? देखिए सर, इस विषय में अभी भी रिसर्च चल रही है। इस विषय में साइंस अभी पूरी तरह के नतीजे पे नहीं पहुंच पाई है कि आखिर ये चमगादड़ों से इंसानों में आया कैसे है। इस पर अभी भी रिसर्च जारी है। बाकी जो अभी तक ये सोचा जा रहा है वो ये सोचा जा रहा है कि चमगादड़ से जो इंसान में आया है उस बीच में एक और होस्ट कोई है, इस बीच में कोई और एक मैमल है जो कि बीच के लिंक की कड़ी है, जिसको हम जानना चाह रहे हैं पर अभी तक उस पर पूरी तरीके से पहुंच नहीं सके हैं।
कि आखिर वो कौन होस्ट है जिसके थ्रू चमगादड़ से इंसान में आया है। ये बात तय है कि इंसान में आया है, पर रूट ऑफ ट्रांसमिशन अभी भी जानना बाकी है। कई सारे स्पेकुलेशंस हैं कि जैसे कि ऑडियो आ गया, हमारी कई सारे ऑडियो आ आवाज गया, आ रही है? अब आ रही आवाज आ रही है। Yes. हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें कई तरीके से सोचा जा रहा है, जैसे कि कुछ ही दिनों पहले जो वुहान जो सिटी है उसके पास एक यंग्स रिवर है। रिवर के ऊपर एक बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट सर पूरे विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाया गया था, और जिसके कारण वहां पे एनवायरनमेंट का काफी लॉस हुआ था। तो उधर से बहुत सारे जानवर डिस्प्लेस हुए। अब वो डिस्प्लेस होके कितने ह्यूमंस के हैबिटेट्स के अंदर आए, कितने ह्यूमंस के कॉन्टेक्ट्स में आए, क्या वो भी एक कारण हो सकता है? इसके अलावा वेट जो वेट मंडीज जिन्हें बोल रहे हैं, जिसमें वेट लैब टाइप का जो बोलते हैं, तो वेट मार्केट जिन्हें बोल रहे हैं, वो भी एक कारण हो सकता है, जिसमें बहुत ही छोटी सी जगह में बहुत सारे जानवरों को रखा जा रहा है, उसी में वो सो रहे हैं, उसी में वो खा रहे हैं, एक जानवर का दूसरे जानवर से कांटेक्ट हो रहा है, तो उसमें बहुत सारे वायरस, बहुत सारे बैक्टीरिया जो कि पहले से उस स्पीसीज के लिए नॉर्मल नहीं है, वो नए तरीके से ट्रांसमिट हो रहे हैं, और उनका इस तरीके से ह्यूमन के कांटेक्ट में आना, और हमारा इम्यून सिस्टम उन वायरसेस के लिए अभी तक तैयार नहीं था। अभी तक हमारा इम्यून सिस्टम इन वायरसेस के लिए तैयार नहीं था, उनका अचानक से हम पर हमला बोल देना भी एक कारण हो सकता है। अभी आपने बताया कि जैसे पर्यावरण में काफी लॉस हुआ, और मैं तो देख रहा हूं कि आप भी देख रहे होंगे कि पूरी दुनिया में जंगलों की कटाई बेरहमी से हो रही है, जंगलों में आग लगाए जा रहे हैं, जानवर मर रहे हैं। तो चमगादड़ ही नहीं, और भी बहुत सारे जानवर ऐसे होंगे जो मैमेलियन होंगे और उनके अंदर भी वायरस होगा, तो वो भी कभी एक पैंडेमिक क्रिएट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सर, अभी भी ये पूरी तरीके से, सर आप बोलो। हाँ, अभी भी ये पूरी तरीके से, अभी तक जैसे ये माना जा रहा है कि हाँ बोलिए प्लीज। इसमें हाँ, अभी मैं डॉक्टर हरिमोहन की बात को ही कंटिन्यू कर देता हूँ कि जैसे अभी ये कहा जा रहा है कि इसमें एक बैट की स्पेशल वैरायटी है जिसको हम हॉर्स शू बैट कहते हैं, वो रिजर्वायर की तरह एक्ट कर रहा है, और कैसे ये बैट के बाद जो है ह्यूमंस में पहुंचा, तो इसके बारे में इंटरमीडिएट होस्ट या कनेक्टिंग लिंक क्या है, तो इसके बारे में चीजें क्लियर नहीं है। लेकिन अभी BBC पे भी एक बड़ी अच्छी न्यूज थी, और एक ऑस्ट्रेलियन स्टडी भी है, तो उन्होंने ये देखा कि पेंगोलिन्स एक मैमल होते हैं जो कि एंट ईटर एनिमल होता है, ये बेसिकली कई बार खाने में भी इस्तेमाल होता है, इसका दवाइयों में भी इस्तेमाल किया जाता है। और जहां तक के जो मार्केट की बात हो रही थी, यूनान सी फूड मार्केट है वुहान सिटी में, तो कहते हैं वहां पे इसकी तस्करी है। तो जो ऑस्ट्रेलियन स्टडी है उसने ये पाया कि उसके अंदर जो वायरस मिला है, कोरोना वायरस, वो 85 to 90% ये जेनेटिकली सिमिलर है उस वायरस से जिसने ये पूरा पेंडेमिक कॉज किया है। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी मानी जा रही है कि क्या पेंगोलिन जो है बीच का कनेक्टिंग लिंक है। दूसरा, जैसे जितना भी जो यूनान सी फूड मार्केट है वहां पे समुद्री जानवरों का और एक्सोटिक एनिमल्स हैं जितने, या कुछ स्नेक्स हैं जिनका इस्तेमाल लोग खाने पीने में करते हैं, चाइना में ये चीज बहुत कॉमन है। तो संभवतः कुछ लोग ये भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि शायद उनके थ्रू बीच में वहां से कहीं वायरस इसमें मूव किया। एक बात यहाँ पर ये बताइए कि जैसे हम लोग पेट्स पालते हैं, जनरली जानवरों से हम प्यार भी करते हैं, चाहे वो गाय हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, इनमें भी कुछ वायरस होते ही होंगे, तो वो ये भी क्या ट्रांसमिट हो सकते हैं? डेफिनेटली। तो क्योंकि कुछ लोगों का सवाल है कि तो बहुत सारे, देखिए जैसे जैसे ये तो एक नेचुरल ऑन गोइंग कंटिन्यूस हमारा एक्सपोजर है। हम रोज जितने भी जानवरों के कांटेक्ट में आते हैं, रोज हमारे बीच में वायरसेस का, बैक्टीरियाज का ट्रांसमिशन होता रहता है। लेकिन जो भी हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, उनके वायरसेस या उनके बैक्टीरिया से यूजुअली हमारा इम्यून सिस्टम ऑलरेडी एक्सपोज हो चुका है, तो उनका इस तरह से बड़ी पेंडेमिक को जन्म देना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जो नए जानवर हैं या नए वायरसेस, कभी कभी क्या होता है कि सेम वायरस है बट उसकी नई स्ट्रेन आ गई, उसमें म्यूटेशन हुआ, उसमें आनुवांशिक कुछ बदलाव हुए,
और उसकी नई स्ट्रेन आने की वजह से अचानक जो है उसकी जो इन्फेक्टिविटी है और उसकी जो मारक क्षमता है वो बढ़ गई। कई बार ऐसा भी देखने को मिला है, क्योंकि जैसे कोरोना वायरस की ही बात करें तो ये कोरोना वायरस सदियों से हमारे साथ है और इस पे पहले भी रिसर्च होती रही है, ये कोई नए वायरस नहीं है। ओनली डिफरेंस इस बार जो सबसे डिफरेंट बात है कि इसका मैन टू मैन जो ट्रांसमिशन है पहले इतना ज्यादा नहीं था, अभी मैन टू मैन ट्रांसमिशन अचानक से बढ़ गया। और पहले जो है इसकी मारक क्षमता, जितने भी कोरोना वायरस थे उनकी मारक क्षमता बहुत कम थी। अब ये जो कोरोना वायरस आया है इसकी मारक क्षमता जो है लगभग 4% है। 4% मारक क्षमता किसी भी ऐसे वायरस के लिए जो कि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से ट्रांसमिट हो रहा हो, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर आप, जैसे सर ने ऑलरेडी बताया कि जो R0 है उसका ऑलरेडी 1.5 to 4 है। 1.5 to 4 R0 का मतलब इफेक्टिवली ये है कि ये जो बीमारी है वो आज अगर एक आदमी को है तो कल 4 को होगी, 4 से 16 को होगी, 16 से 64 और 64 से 4 गुना करते जाइए, इस तरीके से फैलेगी। तो मल्टीप्लाई होती है। तो इसलिए इसकी मारक क्षमता अगर 4% है तो वो बहुत बड़ी बात है। ये चीज समझने वाली है। जो अचानक से जो एकदम पूरे वर्ल्ड में जो तहलका मचा है वो इसकी मारक क्षमता की वजह से है। क्योंकि अगर आप इसको कंपेयर करें इन्फ्लुएंजा वायरस से, तो इन्फ्लुएंजा वायरस इसी के मुकाबले लगभग सिमिलर से इलनेस करता है, लेकिन उसकी मारक क्षमता सिर्फ 0.1% है। 0.1% कंपेयर टू 4, इट इज 40 टाइम्स। सो 40 गुना मारक क्षमता ज्यादा है इस बीमारी की। एक बात और, जैसे कि ये मैन टू मैन ही ये स्प्रेड हुआ है ना? तो एक सवाल है लोगों के दिमाग में, और लोग जनरली बातचीत पूछते भी हैं कि मैन टू मैन जब हुआ तो जैसे अमेरिका में करीब 70,000 लोग जो है वो इसमें इन्फेक्टेड हो गए, चाइना में कम ही लोग हुए, चाइना के आसपास नहीं लोग इन्फेक्टेड हुए, यहाँ तक कि जापान में उतने लोग इन्फेक्टेड नहीं हुए, नॉर्थ कोरिया में उतने लोग इन्फेक्टेड नहीं हुए। तो ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं इनमें इतना मतलब कैसे फैल गया ये? दूसरी बात, इसमें एक बात और भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एयर के थ्रू भी ये फैलता हो? ये एक मतलब काफी अच्छा सवाल है। मतलब अगर इसके बारे में अगर हमें जानना है तो हमें एग्जाम्पल देखना चाहिए ताइवान और हांगकांग का। अब ताइवान क्या करता है कि जैसे दिसंबर में इसकी स्टार्ट होती है, जो ये कोरोना वायरस का केसेस जब मिलना शुरू होते हैं, तो ताइवान अपनी एक टीम भेजता है चाइना में इस बीमारी के बारे में पता करने के लिए कि ये कैसे फैल रही है, कैसे इसकी रोकथाम हो सकती है और क्या है ये बीमारी। फिर दिसंबर के महीने में ही, दिसंबर के एंड में जाके और जनवरी के स्टार्ट में ही वो तुरंत वुहान से जितनी भी फ्लाइट्स आ रही हैं वो उनको रोक देता है। फिर अपने यहाँ सारी फ्लाइट बैन करता है, तुरंत जैसे सीमाएं बंद कर देता है चाइना से जितना भी आने वाली जो भी फ्लाइट हैं। इसके अलावा वो अपने यहाँ पूरी कम्युनिटी में पूरे देश में मास्क वितरण कराता है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू कर देता है, सोशल डिस्टेंसिंग शुरू कर देता है। तो उसने टाइमली मेजर लिया। टाइमली मेजर लेने की वजह से, और यही काम हांगकांग में जनवरी में शुरू कर दिया। तो जिन लोगों ने इसको टाइमली आइडेंटिफाई किया और टाइमली मेजर किए तो वहां पे ये उतनी तेजी से नहीं फैला। दूसरा, अगर हम टेस्टिंग की बात करें तो मैसिव टेस्टिंग, रैपिड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग या मैसिव स्केल पे, लार्ज स्केल पे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं वो लोग। और मतलब इवन उनके यहाँ जैसे टेस्ट भी हम देखें तो बहुत इजीली और फ्रीली एक्सेसिबल है कि आराम से आपको अगर जरा सा भी डाउट है तो कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। तो इससे उन्होंने अपने यहाँ रोकथाम कर ली और इतने ज्यादा केसेस वहां पे नहीं होता है। इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा। इसमें एक बात यह है कि जो ताइवान की जो बात की है सर ने, ताइवान के बारे में ये भी जानना जरूरी है कि ताइवान ने पहला केस जो WHO ने पहला केस जो रिपोर्ट किया वो 30 दिसंबर को किया, जबकि ताइवान ने उससे पहले ही अपनी एक हेल्थ टीम ऑलरेडी वुहान में इस बीमारी को पढ़ने के लिए, समझने के लिए भेज दी थी। तो जो टाइम WHO ने पहला केस जो है 30 दिसंबर को रिपोर्ट किया और 12 जनवरी आते आते 12-14 जनवरी को जाके चाइना ने अपने पहले लॉकडाउन और पहले जो ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन है वो शुरू किए। ये जो क्रूशियल टाइम था 2 वीक का, ये ताइवान ने उसका बहुत ही अच्छा यूज किया और ताइवान ने बहुत पहले ही वुहान से आने वाले लोगों की एंट्री रोक दी। और जो सर ने बताया ऑलरेडी कि आइसोलेशन एंड अर्ली डिटेक्शन, ये उसके ऊपर चलते हुए
उसने बहुत ही आसानी से इसको कंट्रोल कर लिया। यहीं पर हरिमोहन, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि क्यूबा में भी ये महामारी उतनी मतलब फैली नहीं मेरे ख्याल से, तो वहां तो लगभग नीली जैसा मामला है, जबकि उसने शिप भी अपने यहाँ अलाउ कर दिया, अपने डॉक्टर्स को उसने भेजे। तो मतलब उनके अंदर ऐसा क्या था कि मैन टू मैन उनको ट्रांसमिट नहीं हुआ? सर जहां तक क्यूबा का सवाल है तो वहां का स्पेसिफिक कि वहां क्यों नहीं फैला ये कहना तो मुश्किल है, पर मैं ये जानता हूं, जैसे बीइंग आई एम इन केरला, मैं जहां पे केरला में हूं, तो मैं ये अच्छे से जानता हूं कि जिस भी देश में जहां का प्राथमिक हेल्थ स्ट्रक्चर मजबूत है, वहां पर जहां का भी प्राथमिक हेल्थ स्ट्रक्चर मजबूत है, वहां पे इस बीमारी को बहुत पहले ही पकड़ा गया है। और सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स, इसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का मजबूत होना और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, हेल्थ में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जब गांव में कोई भी एक मरीज बाहर से कोई आ रहा है, तो उसकी परफेक्ट कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करने का काम जो है जो सोसाइटी ने अपने हाथ में ले लिया। सोसाइटी जो है परफेक्ट कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग कर रही है, और लोगों को आइसोलेट करना, लोगों को खाना मिलना, लोगों को टाइम से जो है सारी सुविधाएं देना, जिसकी वजह से लोगों ने क्वारंटाइन नहीं ब्रेक किए। और जाहिर सी बात है कि जैसे क्यूबा का डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो आप देखें तो वर्ल्ड के हाईएस्ट डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो है, तो उसका भी उसको डेफिनेटली फायदा मिला ही है। डॉक्टर, एक सवाल जो है जो पूरी दुनिया में फैलाया जा रहा है, और खास करके अमेरिका ने तो इसको अभी तक एक इश्यू बना रखा हुआ है, कि वो कहता है कि चाइना ने वायरस बनाया और पूरी दुनिया में छोड़ दिया। जैसे एक जमाने में मुझे याद है जब हम लोग यंग हुआ करते थे, तो ये था कि एड्स भी लैब से लीक हो गया। क्या बायोलॉजिकल वेपन, एज ए बायोलॉजिकल वेपन आप पूछ रहे हैं? हाँ, मतलब वो अमेरिका तो स्ट्रेस कर ही रहा है कि वो बायोलॉजिकल वेपन की तरह यूज किया हुआ है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि वायरस लैब से लीक हो जाए और लोगों तक पहुंच जाए? ये क्या संभव है ऐसा? डेफिनेटली। देखिए, जितना भी आजकल ये सब बहुत सारा व्हाट्सएप मैसेज इधर उधर फॉरवर्ड हो रहा है कि ये वायरस चाइना से आया है या कहाँ से आया है, इसके बारे में बहुत सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन ऐसे जितने भी मैसेज हैं, अगर आप इंटरनेट पे इसका सोर्स या लिंक अगर खोजने की कोशिश करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। यानी कि पहले तो ये सारे फेक मैसेज हैं। दूसरी बात कि हाँ, ये बहुत जगह पे वर्ल्ड वाइड जैसे बातें उठ रही हैं, तो के ऊपर एक बहुत अच्छा आर्टिकल है वॉशिंगटन पोस्ट में, डैन कैसवीटा का एक आर्टिकल है, तो उन्होंने बड़े अच्छे से लॉजिक दिए हैं जो मुझे भी ठीक लगे। अब उनका कहना है कि कोई भी अगर जैसे हम बायोलॉजिकल वेपन अगर हम या कोई भी देश बनाता है तो उसकी कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, तो लॉजिकली ये बायोलॉजिकल वेपन नहीं हो सकता। जैसे कि पहला होता है कि कोई भी बायोलॉजिकल वेपन अगर यूज किया जा रहा है तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड, यानी कि जैसे ही हमने वेपन अपना स्टार्ट किया तो जल्दी से वो अफेक्ट करे, इसका इंक्यूबेशन पीरियड तो कहते हैं 2 से 10 दिन में आ रहे हैं सिम्टम्स, या कभी कभी तो 30 दिन तक ले जा रहे हैं। दूसरी बात कि जो भी वेपन है दैट शुड बी स्पेसिफिक, उसका टारगेट स्पेसिफिक होना चाहिए। अब ऐसा कैसा कोई भी वेपन कोई भी देश बनाएगा जो कि उसके देश की पॉपुलेशन को भी अफेक्ट कर दे और पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट कर दे, तो ऐसा बायोलॉजिकल वेपन तो कोई भी नहीं बनाना चाहेगा, लॉजिकली गलत है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मोटिव, अगर कोई भी बायोलॉजिकल वेपन बना रहा है तो वो ये देखना चाहेगा कि इसके पीछे मोटिव क्या है, उससे उसको फायदा क्या है। तो जब अगर आपको कोई मोटिव समझ में नहीं आ रहा है, जो देश के ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हो वो देश खुद ही उससे इन्फेक्टेड है या उससे खुद ही लड़ रहा है, तो इसमें बात में दम नहीं लगता कि ये कोई बायोलॉजिकल वेपन है। अच्छा, एक सवाल और है डॉक्टर पांडे आपसे, फिर मैं डॉक्टर हरिमोहन से कुछ बातें करूंगा कि जैसे अर्ली सिम्टम्स, जैसे मान लीजिए इंक्यूबेशन पीरियड के बाद से जो सिम्टम्स शुरू होते हैं लोगों के अंदर, पहले तो बहुत सारे लोग एसिम्टोमेटिक हैं, उसके बाद से जब शुरू होता है तो कंफ्यूजन सा नहीं है कि फ्लू का सिम्टम है, क्योंकि हमारे यहाँ तो फ्लू क्लिनिक भी इसी तरह चल रही है मेरे ख्याल से, और हॉस्पिटलों में भी फ्लू क्लिनिक चला रखा होगा लोगों ने। तो एक दो पॉइंट्स ऐसा लोगों को बताइए कि वो थोड़ा सतर्क रहें और उस तरफ सोचें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें कोरोना हो गया हो। डेफिनेटली। वैसे तो पहले मैं बता देता हूँ कि कोरोना वायरस में आमतौर पे क्या होता है।
इसमें जैसे एसिम्टोमेटिक है उनकी बात तो अलग है, उनको कोई सिम्टम नहीं होते, लेकिन जो कॉमन सिम्टम्स हैं, सबसे पहले ड्राई कफ, फीवर, और इसके अलावा जैसे शरीर में दर्द होना, थकान लगना, और जिनमें बीमारी बढ़ जा रही है यानी जिनमें निमोनिया डेवलप हो रहा है उनमें सांस में तकलीफ आना। इसके अलावा रेयरली एक दो चीजें और मिली हैं, जैसे एनोजिया का मतलब है कि जो गंध या स्मेल की जो शक्ति है उसका कम हो जाना। दूसरा, बहुत रेयरली कुछ पेशेंट्स में डायरिया भी मिले। अब सवाल उठता है कि ये कॉमन फ्लू से इसमें डिफरेंस क्या है? तो कॉमन फ्लू से इसमें डिफरेंस ये है कि एक तो कॉमन फ्लू आमतौर पे जो सीजनल होता है, सीजनल का मतलब कि ये देखा गया है कि आमतौर पे वो सर्दी के मौसम में ज्यादा होता है, अब इस सीजन में हो रहा है तो थोड़ा सा अनयूजुअल होता है। दूसरा, जैसे स्नीज यानी छींक आना या जुकाम होना, ये कोरोना वायरस में थोड़ा कम है, इसमें ड्राई कफ और फीवर ज्यादा कॉमन है। और तीसरा कि जैसा मोर्टेलिटी की बात तो डॉक्टर हरिमोहन ने अभी पहले ही बताई दी थी कि मोर्टेलिटी थोड़ा इसमें 4 से 5% के अराउंड है और इसमें लेस देन 1% है। तो बहुत स्पेसिफिकली तो हम नहीं जा सकते, लेकिन हाँ, अगर जैसे एकदम से छींक आ रही है तो इतना घबराए नहीं। छींक आना तो यूजुअली कॉमन कोल्ड ही होता है, लेकिन हाँ, अगर सिम्टम्स बढ़ चांसेस कोरोना के ज्यादा हैं, और जिस एरिया में बहुत ज्यादा केसेस हो चुके हैं तो वहां पे तो अगर कोई भी सिम्टम आ रहा है आप तो रिकमेंड नहीं किया जाता है कि भाई टेस्टिंग हो जानी चाहिए, क्योंकि सिम्टम्स वेरिएशन या जो सिम्टम्स का जो रेंज है वो बहुत ज्यादा है। डॉक्टर हरिमोहन, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जैसे इसका इंक्यूबेशन पीरियड वैसे तो बोलते हैं कि 12-14 दिन के अंदर होता है, लेकिन कई केसेस ऐसे देखे गए हैं जिसमें 20-25 दिन के बाद वो दिखलाई पड़ता है। तो इस बीच वायरस तो उनके अंदर होगा और वो कैरियर भी बन चुके होंगे काफी लोगों के लिए, तो इसको कैसे अलग किया जाए लोगों, मतलब और कैसे इसकी जांच करके कंफर्म किया जाए, ये जरा एक सवाल है। देखिए, अभी जो ये बहुत ही मुश्किल सवाल है, ये बहुत ही मुश्किल सवाल है कि जिन लोगों में बीमारी के लक्षण नहीं मिले हैं उनको ये जान लेना कि इनमें से कौन इन्फेक्टेड है, ये सबसे कठिन सवाल है इस बीमारी में अभी तक का। लेकिन कुछ क्लूज हैं, जैसे कुछ हम सूत्रों पर काम कर सकते हैं कि अगर जो व्यक्ति है, अगर उसने 14 दिनों के अंदर कहीं विदेश में ट्रेवल किया है तो हम ये मान के चल सकते हैं कि वो एक प्रोएक्टिव एक केस हो सकता है, या उसके किसी फैमिली में या उसके क्लोज कॉन्टेक्ट में कोई भी लेबोरेटरी कंफर्म्ड अगर कोरोना पॉजिटिव कोई केस मिला है तो हम उसको जो है मान सकते हैं कि ये जो है हो सकता है। हम लोग उसको टेस्टिंग जो है रिकमेंडेड है आईसीएमआर के अप्रोच के हिसाब से। इवन अगर वो एसिम्प्टोमेटिक है तब भी हमें उसकी टेस्टिंग करानी ही चाहिए। और ये बात सही है कि वो उस दौरान जब हमें पता नहीं है कि वो इन्फेक्टेड है या नहीं है, तब भी जो है उसको जो है वो बीमारी फैला सकता है, और इसीलिए क्वारंटाइन का कंसेप्ट लाया गया है। क्वारंटाइन का जो कंसेप्ट है वो यही है कि वो लोग जिन मरीज कहना भी सही नहीं होगा, वो लोग जिनको अभी तक लक्षण नहीं है लेकिन क्लोज कॉन्टेक्ट की हिस्ट्री है या रिस्क फैक्टर्स हैं, उनको 14 दिन के लिए, अभी तक रिकमेंडेड है 14 दिन के लिए बाकी लोगों से थोड़ा अलग रखना, ताकि जो ये बीमारी है जब तक कि उनमें प्रोग्रेस जो उनमें आए तब से पहले वो किसी और में ना फैल जाए। तो इसलिए जो है ये सवाल थोड़ा मुश्किल सवाल है कि उनको कैसे ढूंढा जाए, क्योंकि अगर हम एट रैंडम सभी का टेस्ट करने लगे तो वो तो हमारे देश में पॉसिबल ही नहीं है कि हम सभी का टेस्ट कर लें। हमें कुछ तो स्पेसिफिक गाइडलाइन बनानी पड़ेंगी, जिसमें हमारा यही है कि अगर कोई हाई रिस्क बिहेवियर है, यानी कि या तो ट्रेवल हिस्ट्री या कोई पॉजिटिव कॉन्टेक्ट हिस्ट्री, तो हमें टेस्ट करना ही चाहिए। और इन द मीन वाइल अगर एसिम्प्टोमेटिक है भी तब भी हमें, जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, अगर उसने जैसे जो फॉलो भी किया जा रहा है कि अगर कोई कोविड-19 वार्ड में ड्यूटी कर रहा है तो उसको 1 हफ्ते की ड्यूटी के बाद 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जा रहा है, जो कि एक अच्छी अप्रोच है और सही अप्रोच है। जो टेस्ट हो रहे हैं ये रैपिड एक टेस्ट किट आई हुई है, और जो मेरी जानकारी है कि रैपिड जो टेस्ट किट है, मैं इस पर बात नहीं कर रहा हूं कि वो अच्छी क्वालिटी की खराब क्वालिटी की, इस पर बात करना बेकार है। मैं ये इस पर बात करना चाहता हूं कि वो ऑन द एवरेज ही तो बताती है। जैसे मान लीजिए 10 लोगों को हमने टेस्ट किया तो उसमें ये पता चल सकता है कि किसको कौन इन्फेक्टेड, मतलब कितना % इन्फेक्टेड है,
एक तो ये, दूसरा ये है कि जो श्योर शॉट टेस्ट है वो तो सबके लिए पॉसिबल नहीं है, और हालांकि होना चाहिए, वो कराना चाहिए। मैं देख रहा था और मेरे अखबारों में देखा और पढ़ रहा था, जो लोग बाहर से आए उनको एयरपोर्ट पर सिर्फ उनका थर्मल स्कैनिंग करके छोड़ दिया, यानी उनका फीवर देखा गया, और फीवर देख के उनको शुरू के दिनों में तो क्वारंटाइन किया भी नहीं गया था, और बट नेचुरल वो कैरियर बने ही होंगे। तो क्या इसके लिए वॉलंटियर किया जा सकता है लोगों को कि वो अपना टेस्ट करा लें, मतलब रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर ट्रैवल हिस्ट्री है नहीं है, कांटेक्ट है या नहीं है, खास करके ओल्ड एज के लोगों को? सर ऐसा है, इसमें यह है कि जो लोग हाई कंटेनमेंट जोन में हैं, या जो लोग ऐसे किसी इलाके में हैं जहां पे ऑलरेडी रेड जोन्स हैं, वहां पे एसिम्प्टोमेटिक केसेस भी अपना टेस्ट करा सकते हैं। लेकिन इसका कोई, अगर आप जनरल पॉपुलेशन में देखें कि सभी लोगों का टेस्ट करना, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। मुझे लगता है कि उससे बेहतर यह है कि जो भी रेड कंटेनमेंट जोन है, इसमें क्लस्टर सैंपलिंग की जा सकती है, और इनफैक्ट जो रैपिड टेस्टिंग किट्स हैं वो एपिडेमियोलॉजिकल पर्पस के लिए ही हैं, उनका डायग्नोसिस में कोई मूल्य नहीं है। उनका सिर्फ जो हम पता कर सकते हैं वो यही पता कर सकते हैं कि अगर हमने 100 लोगों में किया, उसमें से कितने लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, तो हम ये बता सकते हैं कि इनमें से कितने लोग नियर फ्यूचर में, नियर पास्ट में इस बीमारी से ग्रसित हुए हैं, और कितने लोगों को इन्फेक्शन हुआ है, तो हम ओवरऑल कम्युनिटी में कितना ट्रांसमिशन हुआ है। बेसिकली ये एपिडेमियोलॉजिकल टेस्ट है जो कि हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो आरटीपीसीआर है, वो जो है हम डायग्नोसिस के लिए यूज कर सकते हैं, बाकी एंटीबॉडी टेस्ट तो नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि जिन लोगों को एयरपोर्ट पे जिस वक्त लाया गया था, अगर उस वक्त हमने उनका मैंडेटरी 14 डेज का क्वारंटाइन किया होता, और उसके बाद जितने भी उनमें से सिम्टोमेटिक केस थे, तो शायद आज भारत की स्थिति थोड़ी बेहतर होती। डॉक्टर पांडे, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? वैसे बेसिकली अभी जो प्रोटोकॉल इंडिया में जो फॉलो हो रहा है, ये ऐसा करते हैं कि जो हमारा जो एंटीबॉडी टेस्ट है, यानी जो रैपिड टेस्ट किट आ रही है, इनको हम स्क्रीनिंग पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं। अगर वो पॉजिटिव आता है तब तो हम मान लेते हैं कि उनको इन्फेक्शन है, अगर वो निगेटिव आता है तो हम मान लेते हैं कि हमें दोबारा फिर आरटीपीसीआर के लिए जाते हैं। जो रैपिड टेस्ट है ये बेसिकली ब्लड के थ्रू हो रहा है, जिसमें हम एंटीबॉडी देखते हैं, और जो आरटीपीसीआर हम कर रहे हैं इसमें हम थ्रोट या नेजल स्वैब से सैंपल लेते हैं। कंफर्मेटरी टेस्ट जैसा कि बताया, तो ये तो आरटीपीसीआर ही है और इसका कोई नहीं है। हाँ, अब सवाल हुआ कि जैसे क्वेश्चन हमारे सामने कि एसिम्प्टोमेटिक कैरियर जो है, इस प्रॉब्लम को हम कैसे टैकल करें। अब एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है तो इसमें एक अच्छी बात है, एक बुरी बात है। अच्छी बात ये है कि ज्यादा लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है। देखा ये गया कि न्यूयॉर्क में एक स्टडी होती है 3000 पेशेंट्स के ऊपर, तो जिनके सभी के टेस्ट होते हैं, तो उनमें उन्होंने देखा कि मात्र 14% लोग ही ऐसे हैं जिनमें इन्फेक्शन हो रहा है, यानी जिनको डिसीज हो रही है पूरा प्रॉपर। तो मतलब हॉस्पिटलाइजेशन की समय जरूरत नहीं है। बुरी बात यह है कि हमें ये एग्जैक्टली पता नहीं लग पा रहा है कि मैग्नीट्यूड कितना है, क्योंकि ये सिम्टोमेटिक कैरियर जहां जहां पे ये घूमेगा तो ये पॉपुलेशन को अफेक्ट करेगा। जो है यंग पॉपुलेशन है, हेल्दी पॉपुलेशन है, उनमें तो दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन जो ओल्ड एज जो है उनमें मोर्टेलिटी कंपेरेटिवली ज्यादा है। तो ये हमारे सामने एक बड़ा सवाल है। अभी तक तो बहुत सारे मेजर जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं, लेकिन मतलब मेरा कहना तो यही है कि जितना ज्यादा से ज्यादा टेस्ट आप करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग करेंगे, तभी इस मामले से निपट सकते हैं। नहीं तो केवल बात अभी जैसे क्लस्टर की रही है, इंडियन सेटअप में तो कुछ एक दो ग्रुप उन्होंने पकड़ लिए कि नहीं हम केवल इनका टेस्ट करेंगे, या हम केवल तबलीगी जमात वालों को ही पकड़ लिया, या केवल एक उसको ही पकड़ लिया। तो केवल इससे बात नहीं बनेगी, हमें इससे आगे बढ़कर कुछ रैंडम सैंपलिंग भी करनी चाहिए। कुछ एरिया में थोड़े थोड़े लोगों में रैंडमली टेस्ट करें, शायद उससे थोड़े हम बेटर रिजल्ट पे पहुंच पाएंगे, मैग्नीट्यूड हम प्रॉपर पता लगा पाएंगे। ये हमारे देश में एक प्लस पॉइंट है। डॉक्टर हरिमोहन, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं बस यही कह रहा हूँ कि सर ने जो बात कही है मैं उससे पूरी तरह से एग्री करता हूँ कि सिर्फ अगर आप वायरस के पीछे पीछे चलेंगे, यानी कि जहां पे जो केस मिला उसके कांटेक्ट की ही ट्रेसिंग करते रहेंगे, तो कभी भी आप वायरस का जो पूरा स्प्रेड है कम्युनिटी में उसको कभी जान नहीं पाएंगे। एक्सटेंट ऑफ द ट्रांसमिशन इन द कम्युनिटी वी कैन नॉट जज। उस पे अटैक नहीं कर पाएंगे। हमें आगे बढ़ के कम्युनिटी में जाके रैंडम सैंपलिंग भी करनी पड़ेगी, तभी हम जान सकेंगे कि आखिर कम्युनिटी में ट्रांसमिशन कितना है। ये वैसे एक अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ रिकवरी रेट अच्छी जा रही है। वैसे
तो लेकिन दवाइयां तो इसके लिए कोई कारगर है नहीं, तो क्या मतलब वो अपनी इम्यूनिटी की वजह से या उनके अंदर एंटीबॉडी बन जा रहा है, इसकी वजह से वो रिकवर हो जा रहे हैं? सर जैसा कि सर हाँ डॉक्टर पांडे प्लीज। हाँ, इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज हैं। अब कुछ लोगों का मानना ये है कि जो यहाँ का टेम्परेचर है या यहाँ का जो भी एनवायरनमेंट है ये शायद वायरस के लिए उतना सूटेबल नहीं है, तो इसलिए उतना ज्यादा नुकसान हमें नहीं हो रहा है। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि जो हमारे यहाँ जो प्रॉपर कोई भी रिकॉर्ड या डाटा रखने का कोई बहुत अच्छा सिस्टम नहीं है। अभी जॉन हॉपकिंस के ही एक डॉक्टर हैं, उनका मैं कहीं देख रहा था कि इंटरव्यू, तो उसमें उनका कहना ये था कि यहाँ पे प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है, तो हमें एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि एग्जैक्ट मोर्टेलिटी कितना हो रहा है, कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग नहीं मर रहे हैं। दूसरा, जितना भी लोग बीमार हो रहा है, तो लोग जैसे हमारे यहाँ गाँव की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो गाँव में ही पेशेंट मर जा रहा है और हमें पता ही नहीं लग रहा है कि दरअसल उसको तो कोरोना था। तो ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। तो हम या तो बीमारी का मैग्नीट्यूड हमें ठीक नहीं पता लग रहा है, इसलिए हमें लग रहा है रिकवरी रेट अच्छा है, या एनवायरमेंटल कंडीशन ये वायरस के लिए उतना फेवरेबल नहीं है। बात रही दवाइयों की, तो हाँ हाँ प्लीज। हाँ सर, जैसे इसमें कुछ दवाइयों की बात रही, तो दवाइयों को लेके अभी तक के कहीं पर भी कुछ कारगर यानी डेफिनेटली प्रूवन कोई दवाई नहीं है। आईसीएमआर ने इंडिया में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के लिए रिकमेंड किया, स्पेशली हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए, और कहा गया कि नहीं जी ये जो है थोड़ा इफेक्टिव है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन उन्होंने प्रोफिलेक्टिक वर्ड यूज किया था एक्चुअली। हाँ, प्रोफिलेक्टिक। और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन है क्या कि बेसिकली रूमेटॉइड आर्थराइटिस में एक इम्यूनोसप्रेशन थेरेपी के फॉर्म में, पेन के ठीक करने के फॉर्म में ये यूज की जाती है। इसकी शुरुआत ऐसी हुई कि एविडेंस कहाँ से आया कि फ्रांस में एक स्टडी होती है जिसमें वो 36 पेशेंट लेते हैं। इन 36 पेशेंट का उन्होंने 2 ग्रुप बनाया, एक ग्रुप में 20 पेशेंट और एक में 16। जो 20 पेशेंट वाला ग्रुप था, इनको इन्होंने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दी और 16 वाले को नहीं दी। फिर देखा गया कि आगे आके आउटकम्स क्या हुए। अब उस आउटकम में इनको फेवरेबल लगा और इन्होंने बोला कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन इज इफेक्टिव। फिर क्वेश्चन यही आया कि जो बाद में स्टडी को एनालाइज किया गया, तो देखा यह गया कि जो 20 वाला जो ग्रुप था जिसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दी गई थी, उसमें 6 पेशेंट को बाद में हटा दिया गया था ताकि रिजल्ट जो है फेवरेबल हो। फिर ये स्टडी बहुत छोटी थी। हाँ, और तीसरी बात की जो रिपोर्ट थी वो, हाँ, तीसरी जैसे जो रैंडमाइजेशन जो हुआ था, तो उसमें दोनों ग्रुप में जो पेशेंट का जो क्लिनिकल या डेमोग्राफिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो सेम की नहीं थी, तो यानी स्टडी पे पूरी तरह से रिलाय नहीं कर सकते थे। फिर चाइना ने 150 पेशेंट पे एक दूसरी स्टडी करी जिसमें उसने रैंडमाइज किया, और उसके जो स्टडी के कंक्लूजन निकले कि पहला कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन ये वायरस को क्लेंज नहीं कर रहा है, इसमें ये पेशेंट के वायरल लोड को कम नहीं कर रहा है। दूसरा पैरामीटर उन्होंने लिया कि 28 दिन के बाद कितने लोगों में ये वायरस का टेस्ट निगेटिव हो गया, तो उन्होंने पाया कि जिनको इन्होंने दिया था, जिनको नहीं दिया था, दोनों ग्रुप में सिमिलर रिजल्ट है। तो यानी कि टेस्ट निगेटिव कर देना, ये भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन से इसका कोई बहुत फायदा नहीं मिल रहा। तीसरा कि उन्होंने एडवर्स इफेक्ट को देखा कि किस ग्रुप में एडवर्स इफेक्ट ज्यादा हुए, तो उन्होंने पाया कि जिनको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन नहीं दी है, तो उनके अंदर एडवर्स इफेक्ट 8% लोगों में मिले, जबकि जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन ग्रुप में 30% लोगों में एडवर्स इफेक्ट मिले। तो अल्टीमेटली प्रूवन कुछ भी नहीं है। मैं अपने यहाँ कॉलेज की बात बता रहा हूँ, एसएमएस मेडिकल कॉलेज में 3 केस उन्होंने ठीक किए। मैं वहाँ पे जो लोग थे उनको भी मैं देख रहा था, मैं मतलब पर्सनली जानता था, मेरे टीचर भी रहे थे कभी। तो उन्होंने वहाँ पे एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी यानी रिटोनेविर, इंडोनेविर और ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और कुछ एक आध पेशेंट में कुछ ओस्लामविर भी यूज किया, और बताया कि नहीं जी इससे तो पेशेंट ट्रीट हो रहा है। लेकिन इतनी छोटे सैंपल से हम कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते थे। तो एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो कोई स्पेसिफिक प्रूवन थेरेपी नहीं है। थेरेपी बहुत सारी अवेलेबल हैं, जैसे अभी आजकल तो रेमडेसिविर के बारे में बहुत बात चल रही है कि ये क्यूरेटिव है, लेकिन उसके बारे में भी बहुत प्रॉपर डाटा नहीं है। फिर क्यूबा में जैसे इंटरफेरॉन थेरेपी वो यूज कर रहे हैं, तो अभी उससे भी हमें क्लियर नहीं है। इंडिया में प्लाज्मा थेरेपी भी स्टार्ट हो गई है, वो भी अभी बहुत प्रूवन नहीं है। फेविरापिर करके एक ड्रग है, वो भी यूज हो रहा है, लेकिन सब कुछ अभी अपने प्रिलिमिनरी फेज में। इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा सर कि जो एसीटीटी ट्रायल कल अभी 2 दिन पहले एफडीए ने इस रेमडेसिविर को जाहिर थोड़ी सी संशय के साथ, लेकिन उन्होंने अभी अपनी तरफ से यूज करने के लिए कोविड-19 में यूज करने के लिए अपनी परमिशन दे दी है। उसमें अभी एक बड़ा ट्रायल हुआ था, एसीटीटी ट्रायल हुआ है, जिसमें उन्होंने टोटल 1063 पेशेंट को इंक्लूड किया था। 1063 पेशेंट को उन्होंने
आधे पेशेंट्स को रेमडेसिविर और आधे पेशेंट को प्लेसिबो दिया था। प्लेसिबो यानी कोई दवाई नहीं दी थी, 2 ग्रुपों में बांट दिया था। उसके जो रिजल्ट आए उसमें जो रिकवरी टाइम जो देखा गया वो रेमडेसिविर ने रिकवरी टाइम को 31% के करीब इंप्रूव किया था। यानी जिन मरीजों में रेमडेसिविर दी गई थी और जिन मरीजों में रेमडेसिविर नहीं दी गई थी, जिन मरीजों को रेमडेसिविर दी गई वो 31% यानी लगभग 30% टाइम पहले ही वायरल नेगेटिव आ गए। और इसके अलावा जो ये भी देखा गया कि कुछ हद तक सर्वाइवल बेनिफिट भी था, लेकिन हालांकि वो सांख्यिकीय स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट था, तो इसलिए उसको जो माना नहीं जा सकता, लेकिन ये भी जो है उसमें फायदा देखा गया। हालांकि सिमिलर इसी बीमारी इसी दवाई का एक सिमिलर ट्रायल चाइना में हुआ था, जो कि इससे मैग्नीट्यूड में थोड़ा छोटा था। 237 के करीब उसमें टोटल पेशेंट इंक्लूड किए गए थे। उस स्टडी में इसी ड्रग का रेमडेसिविर का कोई फायदा नहीं देखा गया था। तो इस तरह से ये अभी भी प्लस माइनस दवाई है, लेकिन क्योंकि हमारे पास कोई और विकल्प उपलब्ध नहीं है, तो अभी इसको एफडीए ने अपनी तरफ से अप्रूव कर दिया है यूज करने के लिए। हाँ, वो एफडीए का मामला थोड़ा सा वैसे भी टेढ़ा है, मुझे पता है। और हमारे ट्रम्प साहब तो कह रहे थे वो तो डिसइंफेक्टेड पिला रहे थे लोगों को और न जाने क्या क्या कर रहे थे वो। और एक सवाल और है हरमोहन, आपसे ही जानना चाहूंगा हरमोहन जी। यस सर। आजकल इम्यूनिटी शब्द बहुत जोर पकड़ रहा है मार्केट में, और बड़े बड़े लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के नुस्खे लेके आ रहे हैं, है ना। और ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि कुछ दिनों बाद फ्रिज से लेकर के और आटा और मसाला और क्या क्या वो सब इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए यूज किया जाएगा। तो आपको लगता नहीं कि बहुत सारे लोगों के लिए ये पैंडेमिक जो है वो अवसर भी लेकर आ गया है? सर, जिस भी व्यवस्था में, जहां भी समाज में पढ़ाई लिखाई का स्तर कम होता है, वहां पे अक्सर जो है जो भी कोई कंडीशन आती है वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लेके आती है, क्योंकि हमारे समाज में विज्ञान का प्रचार प्रसार बहुत ना के बराबर ही है। तो इसमें बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी उन सब चीजों को विश्वास करने लगते हैं जिनका कोई एविडेंस नहीं है। तो ये बात तो मैं जितनी मेरी इम्यूनिटी की समझ है, अभी तक ऐसा कोई फूड प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में कहीं भी नहीं बना है जो कि इम्यूनिटी को बूस्ट कर सके। अभी तक जितने भी हमारे एविडेंस हैं, जितने भी जो सोर्सेज हैं, वो सब यही कहते हैं कि अगर आप टाइम से खाना खाएं, टाइम से सोएं, टाइम से जगें, स्ट्रेस कम लें, और अगर आपकी दिनचर्या सही से पालन हो तो आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी। हालांकि इनमें से कोई भी एक कारण जो है इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि अगर मैं सही से सोता हूं, सही से खाता हूं, सही से पीता हूं, तो कोरोना वायरस के खिलाफ मेरे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी ही, क्योंकि अनुवांशिक कारण भी बहुत सारे मौजूद हैं। उसके अलावा बहुत सारे मेरे जो एनवायरनमेंट है उसमें भी बहुत सारे कारण मौजूद रहते हैं। एक आखिरी सवाल, आप दोनों से अलग अलग इसका जवाब दीजिएगा। ये जो महामारी फैली है और ये जो लॉकडाउन वगैरह और तमाम चीजें जो हो रही हैं, अपने पेस पर मान लीजिए हम ठीक भी है, ठीक चल भी रहा है, क्या इस महामारी के बाद दुनिया में कुछ बदलाव आएगा या दुनिया ऐसी ही चलती रहेगी, ऐसे ही लड़ाई होती रहेगी, ऐसे ही जंगल काटे जाते रहेंगे, पहाड़ों को उड़ाया जाता रहेगा, पोल्यूशन ऐसे ही बढ़ता रहेगा? मतलब कुछ लोग इससे सबक भी लेंगे, मतलब क्योंकि बड़े बड़े देश हिले हुए हैं इस समय और ये अच्छा समय है कि उनको सबक लेना चाहिए। तो पांडे पहले जी आप बताइए कि क्या आप सोचते हैं कि दुनिया बदलेगी कि दुनिया वैसे ही रहेगी? मतलब जब इतनी बड़ी महामारी आई है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीख तो हमें जरूर लेनी चाहिए। हमें एक बात तो समझ लेनी चाहिए कि प्रकृति के सामने हम बहुत ही तुच्छ हैं और एडवांसमेंट के नाम पे हम जो प्रकृति का डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो मतलब ये बहुत ही खतरनाक बात है। कभी हमारी पॉपुलेशन भी एट स्टेक आ जाएगी। और अगर हम अपनी हिस्ट्री या पुराने इतिहास को देखें तो कभी धरती पर डायनासोर राज करते थे, जो कि आज इस धरती पे नहीं। दूसरी चीज की मतलब एक चीज सीखने वाली है कि अब हमें एक यूनिवर्सल हेल्थ सिस्टम डेवलप करने की, उसको स्ट्रेंथन करने की बहुत ज्यादा नीड, और खासतौर पे स्पेशली अगर हम देश के लेवल पे बात करें तो पब्लिक हेल्थ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही जरूरी है।
क्योंकि अगर हम हेल्थ सिस्टम को भी पैसे के लिए ही कर देंगे तो कल को हम इन बीमारियों से कैसे लड़ेंगे। तो बहुत जरूरी है, लाइफ है तभी पैसे का मतलब है, अगर लाइफ ही नहीं रहेगी तो ये पैसे का कोई इशू नहीं रह जाएगा। तो डेफिनेटली सीखने की जरूरत है कि अपने एनवायरनमेंट को हम बचा के रखें, हेल्थ सिस्टम को हम पब्लिसाइज करें और साथ में उसको स्ट्रेंथन करें। हाँ डॉक्टर हरिमोहन, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी सर आशा, मैं पूरी तरह से आशावादी इंसान हूं, तो उस हिसाब से मैं ये सोचता हूं कि इस निराशा भरे माहौल से भी हम लोगों के सीखने के लिए और हमारी सरकारों के सीखने के लिए बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे लेसन्स हैं जो हम सीख सकते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी तक हम देखें, अगर वर्ल्ड स्तर पर हम देखें, स्पेशली अपने भारत में देखें, तो अभी तक हेल्थ हमारे प्रायोरिटी में कभी नहीं रहा है। हम लोगों के, अगर आप जीडीपी की बात करें तो उसका लगभग 1% जो है हम अपने स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करते हैं, जबकि डिफेंस पर सेम टाइम हम जो है 15% से भी ऊपर, मुझे लगता है 30% के करीब अपनी जीडीपी का हम लोग खर्च कर देते हैं। और बड़ी बड़ी मिसाइलें, बड़े बड़े परमाणु बम हमारे पास स्टॉक में हैं, लेकिन आप ये देखिए कि एक छोटा सा वायरस आता है और वो पूरे के पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा देता है। तो मुझे लगता है हमें कहीं ना कहीं अपनी प्रायोरिटी को फिर से डिसाइड करना पड़ेगा। अपनी जो रीजनल हेट्रेड है, जो हम अक्सर जो है अपने, जो हमने नए नए विवाद, छोटी छोटी जमीन के इंचिस जमीन के ऊपर जो हमने नए नए विवाद पड़ोसियों के साथ शुरू किए हैं, मुझे लगता है कि उनको खत्म करने की जरूरत है। और हम लोगों को हेल्थ पे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके आम इंसान की लाइफ को बेहतर बनाने की जरूरत है। हाँ चलिए, बात खत्म करते हैं, लेकिन चलने से पहले एक मजाकिया बात मैं आप लोगों से करना चाहता हूं। पांडे जी, लगता है कि उनका कनेक्शन टूट गया है। हाँ, सर का कनेक्शन टूट गया। एक ज्ञानी आदमी है, बहुत बड़े ज्ञानी, मतलब ज्ञानी का मतलब आप समझ रहे हो मैं किस सेंस में कह रहा हूं। तो बहुत दिनों पहले तक तो वो कहते रहे कि चाइना ने किया, फलाना ने किया, ढमाका ने किया। अब वो उन्होंने एक नई थ्योरी मेरे सामने रखी है कि ये वायरस जो है वो मंगल ग्रह से आया हुआ है। मंगल ग्रह से वो क्या बोलते हैं, उड़न तस्तरी आई और वहां के जो लोग एलियंस आके वो छोड़ छाड़ के भाग गए पूरी दुनिया में। तो इसी के साथ मैं हंसने के लिए बात छोड़ रहा हूं, क्योंकि दुनिया बदलनी चाहिए, इसी उम्मीद के लिए हम सब लोग लगे हुए हैं। और अच्छा रहा आप लोगों से बातचीत करके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।